दोस्तों, हमने मौर्य राजवंश को लेकर और मौर्यों की जाति को लेकर एक विशेष अनुसंधान किया है। हमने अपने अनुसंधान का आधार 8-10 स्रोतों को बनाया है और उनके निष्कर्षों के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मौर्य क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे, वो उच्च कुल में पैदा हुए थे। दोस्तों, हमारा ये अनुसंधान ये रिसर्च से संबंधित जो आपको हम प्रेषित सामग्री कर रहे हैं, ये कम से कम 4 या 5 एपिसोड में पूरी जानकारी आपको हम प्रेषित कर पाएंगे, क्योंकि एक दिन में हम केवल मौर्यों से संबंधित जो जानकारी हमें मिली है उनके स्रोतों के विषय में बता पाएंगे और उसी में हम चाणक्य की जाति को लेकर भी थोड़ा एनालिसिस कर देंगे। क्योंकि हमने कुछ लोगों से सुना है कि चाणक्य या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये देखा है कि चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज बताया गया है, यानी अग्रज उसका यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा भाई बताया गया है। लेकिन इन चीज़ों से हम असहमत हैं। सोशल मीडिया जिस प्लेटफॉर्म पर ये बात बताई गई है उसमें केवल शॉर्ट में ये लिख दिया गया है, छोटे छोटे शब्दों में, ये जानकारी मात्र एक स्रोत पर आधारित है। हमने जब उनसे ये पूछा कि ये एक जानकारी एक स्रोत पर आधारित है, कृपया उस स्रोत का नाम बताएं, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हम चाणक्य को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए आपको कई तथ्यों पर, कई पुस्तकों के आधार पर इस लोगों के साथ ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और सिद्ध करेंगे कि चाणक्य मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा भाई नहीं, बल्कि वो एक ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण था जो कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पक्का समर्थक और वर्ण व्यवस्था का पक्का अनुयायी व्यक्ति था। तो इसीलिए हम उसको एक तरह से एक ये जो दिया गया है जो जानकारी कि चाणक्य जो है वो मौर्य था या चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था, इससे असहमत हैं। दोस्तों, हमारी अगर चारों वीडियो को आप देख लेंगे, 4 या 5 जो भी वीडियो बनती हैं, तो आप अपने आप ही इन सब के विषय में अपने आप ही सत्यता के करीब पहुंच जाएंगे और सही निर्णय ले लेंगे कि वास्तव में मौर्यों की जाति क्या थी और चाणक्य कौन था। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था। यानी कह सकते हैं मौर्यों का साम्राज्य एक स्वर्णिम साम्राज्य था या स्वर्णिम राजवंश था, जिसने भारत को एक नई दिशा और दशा प्रदान की और भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथि क्रम का आगाज किया, जैसा कि हम तमाम विद्वानों के कथनों से हम इसमें देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हम मौर्य राजवंश के जो संबंधित जानकारी मिलती है उन स्रोतों के विषय में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं मौर्य राजवंश। लिखते हैं मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश एक स्वर्णिम राजवंश, एक क्षत्रिय राजवंश, एक क्षत्रिय राजवंश। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मौर्य राजवंश से संबंधित या मौर्यों से संबंधित हमें जो स्रोत मिलते हैं, जो जानकारी मिलती है, उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत। ये पुरातात्विक यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरा साहित्यिक स्रोत को भी हम ये 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 विदेशी साहित्य और नंबर 2 स्वदेशी साहित्य। इसके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे और पुरातात्विक साहित्य के अंतर्गत हम इसको 2 भागों में, यानी इसको भी कई भागों में बांट सकते हैं, जिसको कि हम आपको अगले जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे हैं उनको आप देखिए और समझिए, आप समझ जाएंगे इनसे संबंधित जानकारी के विषय में। ये इनके स्रोत के संबंध में जो जानकारी है वो ये रही आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
तो स्वदेशी शोध के अंतर्गत अगर हम देखें तो हम स्वदेशी स्रोतों के अंतर्गत हम समस्त धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांट देते हैं। एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर या लौकिक साहित्य, यानी संपूर्ण स्वदेशी साहित्य इन 2 भागों में बटा हुआ है। इन्हीं के अंतर्गत एक वर्गीकरण करके हम इसका अलग अलग इसके विषय में देखेंगे कि किस के अंतर्गत क्या जानकारी मिलती है। अगला आता है ये धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जो है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम संपूर्ण धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। यानी ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, तीनों से हमें मौर्यों के विषय में, मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन साहित्य है, क्योंकि इसमें तिथिवार वर्णन है और इसलिए समस्त इतिहासकारों को ये बौद्ध और जैन साहित्य ज़्यादा विश्वसनीय है। जबकि ब्राह्मण साहित्य में विवरण तो है परंतु तिथियों का उल्लेख नहीं है, ना स्थानों का उल्लेख है, कौन कहाँ का राजा था। इसीलिए ज़्यादा विश्वसनीय इतिहासकारों को जो साहित्य दिखाई देता है वो बौद्ध और जैन साहित्य दिखाई देता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे आपका धर्मेतर साहित्य का। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत हम नंबर 1 स्मृतियाँ देखेंगे, नंबर 2 अर्थशास्त्र और 3 अन्य कृतियाँ। अन्य कृतियों में तमाम ये घुंडीराज या श्रीधर स्वामी या जो भी टीकाएँ हैं वो विशाख दत्त का नाटक वगैरह वगैरह ये सभी चीज़ आती हैं। हालांकि इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र भी आ जाता है, लेकिन खैर इनको हम इस 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं और इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम जो देखते हैं वो पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम संपूर्ण जो भी पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं उसके अंतर्गत हम 4 भागों में इसको विभाजित कर लेते हैं। पहला है अशोक का अभिलेख, यानी पहला आपका आता है अशोक का अभिलेख यानी अशोक के अभिलेख, और दूसरा आपका आता है अशोक के स्तंभलेख यानी अशोक के शिलालेख यानी बृहद शिलालेख, दूसरा अशोक के स्तंभलेख, तीसरे गुहालेख यानी इसे गुफालेख भी कहते हैं, और चौथा है शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इनसे हमें विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। इस आधार पर हम जहाँ से इनसे हम हमारे इतिहासकारों को, हमारे यानी विद्वानों को जो जानकारी मिलती है उन सब का तुलनात्मक अध्ययन करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो इस तरह से मित्रों ये हमें एक साधन मिलता है एक तरह से इतिहास को जानने का, और इतिहास में विशेष तौर से मौर्य वंश के विषय में इन सब से हमें पर्याप्त रूप से जानकारी मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले हम विदेशी शोध का अध्ययन करेंगे। विदेशी शोध का अध्ययन करेंगे यानी वो कौन से विदेशी शोध हैं या साहित्य है जिससे हमें मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, हम आपको बता दें मौर्यों के विषय में एक काफ़ी कुछ जानकारी हमें विदेशी स्रोतों में से मिलती है। वो स्रोत रोमन यूनानी स्रोत हैं। रोमन यूनानी स्रोत जिन्हें क्लासिकल सोर्सेस कहते हैं, ये क्लासिकल सोर्सेस में हमें कई नाम प्राप्त होते हैं। ये कई नाम, इनमें कई नाम जो मिलते हैं जो आपके क्रमानुसार आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे हैं, इनको देखिए और समझिए, इन पर हम चर्चा करते हैं। रोमन यूनानी यानी क्लासिकल राइटर्स में महत्वपूर्ण जो नाम आते हैं वो आपके सामने इस मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद है। हम आपको बता दें, सिकंदर के आक्रमण के पहले सिकंदर ने भारत तक के समुद्री मार्ग का पता लगाने के लिए नियार्कस और आनेसिक्रेटस को भेजा था, और ये दोनों फारस की खाड़ी तक समुद्री मार्ग से आने में सफल रहे। अर्थात कह सकते हैं इन्होंने भारत तक के समुद्री मार्ग का पता लगाया। सिकंदर ने बाद में अरिस्टोबुलस को भारत की जिम्मेदारी या भारत का उत्तरदायित्व सौंपा था। तो इस तरह से इन तीनों लेखकों से भी हमें भारतीय संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं अगले जो लेखक आते हैं। अगले लेखकों में
जो बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, ये 6 लेखक हैं। ये 6 लेखक, नंबर 1 स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, एपियन, फिलार्कस। ये 6 लेखक अपने यानी 3 भागों में बँट गए हैं। एक ये चंद्रगुप्त को अन्य नाम से पुकारते हैं, और ये प्लूटार्क, एपियन ये अलग नाम से पुकारते हैं, और फिलार्कस एक अन्य नाम का उल्लेख अपने विवरण में करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, लेकिन ये सीधे ये नहीं कहते, ये नहीं पता चलता ये चंद्रगुप्त को ही कह रहे हैं। इसकी गुत्थी आगे हमें पता लग जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जो ये 3 जो लेखक हैं, ये 3 जो लेखक हैं, इन 3 लोगों में आपके स्ट्रैबो, एरियन ये अपने लेखों में ये विवरण छोड़ते हैं कि भारत में एक बहुत ताकतवर शासक है जिसका नाम सेंटोकोस्टस है। अर्थात वो अपने विवरण में एक भारतीय सशक्त राजा का उल्लेख सेंटोकोस्टस के नाम से करते हैं। इसके बाद जो अगले 2 आपके आते हैं, अगले 2 राइटर आते हैं, इनमें ये प्लूटार्क और एपियन हैं। ये दोनों अपने विवरण में एक सशक्त भारतीय राजा का नाम एंड्रोकोस्टस बताते हैं। ये यानी सेंटोकोस्टस, एंड्रोकोस्टस 2 नाम हमारे सामने अब तक आ जाते हैं। एक तीसरा नाम और हमारे सामने आता है। तीसरा नाम आता है ये फिलार्कस। फिलार्कस अपने विवरण में बताता है कि भारत में सेंटोकोस्टस नाम का एक ताकतवर शासक शासन करता है। तो इस तरह से दोस्तों हमें ये इन नामों के विषय में जानकारी ये मिलती है, लेकिन जो नाम इन्होंने बताए हैं वो नाम भारतीय किसी भी स्रोत में हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए काफ़ी समय तक ये एक रहस्य बना रहा। लेकिन उस रहस्य को खोलने से पहले आइए हम मेगास्थनीज का और वर्णन करते हैं। मेगास्थनीज एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, पात्र है, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित होकर उसके दरबार में, यानी सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था, और ये मौर्य दरबार में 14-15 वर्ष तक रहा। ये 14-15 वर्ष तक यहाँ रहा। उसने भारतीय रीति रिवाजों, भारतीय सामाजिक कानूनों, भारतीय लोगों की जीवन पद्धति, यहाँ के राजनीतिक दर्शन को करीब से देखा, और उन सब का वर्णन इंडिका में उसने जो पुस्तक लिखी, अपने अनुभवों को या जो देखा सुना वो इंडिका में लिखा। लेकिन आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मेगास्थनीज ने जिस इंडिका को लिखा वो इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, ये कहीं गुम हो गई। बाद में मेगास्थनीज के यानी संस्मरणों को उद्धृत करते हुए बाद में एरियन ने एक नई इंडिका लिखी। वर्तमान संदर्भ में एरियन की ही इंडिका मौजूद है, जिसे हम मेगास्थनीज के इंडिका के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर यानी मेगास्थनीज भारतीय दरबार में रहा जरूर, लेकिन उसने बहुत सारे ऐसे विवरण दिए हैं, काफ़ी कुछ तो सत्य दिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विवरण दिए हैं जिन्हें ना तो अशोक के अभिलेखों से पुष्टि होती है, ना चाणक्य के अर्थशास्त्र से या अन्य किसी स्रोतों से। अर्थात हम कह सकते हैं मेगास्थनीज पूरी तरह यहाँ पर भ्रमित होता हुआ, काफ़ी जो विवरण दिए हैं वहाँ भ्रमित होता हुआ दिखाई देता है। खैर जो भी हो, अब हम आते हैं ये सेंटोकोस्टस, एंड्रोकोस्टस और सेंटोकोस्टस ये कौन थे। ये भारतीय संदर्भ में इन राजाओं का तो नाम हमें मिलता नहीं। इन राजाओं का नाम हमें नहीं मिलता, ना तो बौद्ध साहित्य में, ना जैन साहित्य में, ना ब्राह्मण साहित्य में, और ना ही अशोक के अभिलेखों में या किसी अन्य गुहालेख में। अब सवाल ये पैदा होता है ये थे कौन जो भारतीय शासकों का इन लेखकों ने जो नाम का उल्लेख किया है, क्योंकि भारतीय किसी भी जगह इनका उल्लेख नहीं है। इसका रहस्य तब खुला जब विलियम जोन्स ने इन पर अनुसंधान किया, क्योंकि अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे तो अंग्रेज़ों ने 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की।
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना उन्होंने इसलिए की क्योंकि वो जानते थे जिस देश पर अगर शासन करना है तो वहाँ की बिना संस्कृति सामाजिक नियम कानून को समझे वहाँ शासन करना मुश्किल है। इसीलिए एशियाटिक सोसाइटी विद्वानों की एक संस्था बनाई 1784 में, और इसका उद्देश्य था भारतीय धार्मिक सामाजिक जो कानूनों से संबंधित पुस्तकें हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना, और जो भी भारत में शासन करे उनको उस भारतीय संस्कृति को ध्यान से समझे जिससे वो शासन करने में सफल हो। विलियम जोन्स इसी सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। विलियम जोन्स ने ये देखा कि सैंडोकोर्टस एंडोकोर्टस ये कौन है, भारतीय संदर्भ में इनका कोई उल्लेख नहीं है, इसीलिए उसने ये बीड़ा उठाया और 1793 में उसने गहन अनुसंधान शोध के द्वारा ये सिद्ध कर दिया, यानी यूनानी ग्रंथों को भारतीय ग्रंथों को पढ़ा और तुलनात्मक अध्ययन करके ये सिद्ध कर दिया कि ये जो सैंडोकोर्टस एंडोकोर्टस कोई और नहीं बल्कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ इस खोज से, विलियम जोन्स के इस अनुसंधान से, इस खोज से, इस रिसर्च से भारतीय इतिहास में एक नई दिशा आ गई, यानी एक इतिहास को नई गति मिल गई। कह सकते हैं मौर्यों के इतिहास से भारतीय इतिहास को एक स्थिरता प्राप्त होती है, एक निश्चितता प्राप्त होती है, जिससे भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथि का आगाज होता है। मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिससे भारतीय इतिहास की एक तरह से स्थिरता, यानी स्थिरता और तिथियों की शुरुआत यहाँ से होती है, इसीलिए इस राजवंश को नकारा नहीं जा सकता। आइए इसके बाद आगे हम इसके संदर्भ में समझते हैं। दोस्तों सवाल ये रहा कि वास्तव में इन स्रोतों में, यूनानी स्रोतों में भारतीय एक शासक सशक्त राजा, एक ताकतवर राजा के विषय में बताया गया है और उसका नाम सैंडोकोर्टस। 3 नाम बताए गए हैं रोमन यूनानी स्रोतों में, क्लासिकल स्रोतों में ये 3 नाम जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक सैंडोकोर्टस, एक एंडोकोर्टस और तीसरा सैंडोकोर्टस। ये 3 नाम आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये अलग अलग बताए हैं विद्वानों ने। अब ये सवाल पैदा होता है, ये तीनों नाम जो बताए हैं विद्वानों ने, ये बहुत समय तक एक विवाद का विषय बना रहा, क्योंकि जो नाम यूनानी स्रोतों में बताए गए हैं वो भारतीय किसी भी स्रोत में प्राप्त नहीं होते, ना तो अशोक के शिलालेखों में और ना ही ब्राह्मण साहित्य में, ना ही बौद्ध साहित्य में, ना ही जैन साहित्य में, ना ही किसी धर्मेतर यानी जो लौकिक साहित्य है उसमें ये नामों का कोई उल्लेख नहीं होता है। इसीलिए ये काफ़ी समय ये चर्चा का विषय रहा, एक तरह से गोपनीय रहा कि ये सैंडोकोर्टस और सैंडोकोर्टस ये है कौन। भारत में इस नाम का तो कोई राजा ही नहीं है, लेकिन ये गुत्थी काफ़ी समय बाद उस समय सुन ली जब अंग्रेज़ों का भारत में शासन आया। 1700 यानी 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भारत में अंग्रेजों ने की, जिसका उद्देश्य था भारतीय धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, भारतीय संस्कृति को समझना और भारतीय संस्कृति समाज को समझ के, चूँकि अंग्रेज शासन कर रहे थे, वो जानते थे यहाँ के शासक भारतीय संस्कृति समाज को समझ जाएंगे तो उनको यहाँ शासन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी उद्देश्य से ये 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इसी सोसाइटी का एक विद्वान हुआ करता था जिसका नाम था विलियम जोन्स, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। विलियम जोन्स ने 1793 में काफ़ी कुछ यानी रिसर्च की, गहन रिसर्च की, और गहन रिसर्च करने के बाद उसने देखा, यानी यूनानी स्रोतों में जो सैंडोकोर्टस, एंडोकोर्टस और सैंडोकोर्टस की जो भारतीय स्रोत में सशक्त राजा थे उनसे तुलना की और अंततः वह दोनों में तुलनात्मक करने के पश्चात एक निष्कर्ष पर विलियम जोन्स पहुंच जाता है और अंततः ये सैंडोकोर्टस इसका संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ देता है। यानी उसने बताया ये सैंडोकोर्टस कोई और नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में बड़े चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम यूनानियों ने लिखा है। तो मित्रों, यहाँ से भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं और भारतीय इतिहास में एक
तिथि का, सही तिथि का एक तरह से एक स्टार्टिंग, एक शुरुआत हो जाती है, शुरुआत होती है और भारत में के इतिहास को एक नई दिशा मिलती है। मित्रों, हम अब आपको बताते हैं विदेशी स्रोत में, यूनानी स्रोतों में, यानी किसने चंद्रगुप्त को किस जाति का कहा। हम जस्टिन का नाम लेते हैं। जस्टिन जैसे चंद्रगुप्त को सेंडोकोस्टस कहता है, वो बताता है कि वास्तव में चंद्रगुप्त हम्बल ओरिजिन था। हम्बल ओरिजिन था। हम्बल ओरिजिन का मतलब होता है निम्न स्तरीय। निम्न स्तरीय यानी वह चंद्रगुप्त को निम्न स्तरीय बताता है। ये सच भी है, जो उसने सुना या देखा उसके बारे में उसने बताया। क्यों? क्योंकि चंद्र ऐसा माना जाता है, हमें बौद्ध साहित्य के ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त जब अपनी माँ के गर्भ में था तो उसी समय चंद्रगुप्त गर्भ में था, तो उसका यानी जो पिता था वो एक छोटे से राज्य का यानी शासक था। उस समय यानी किसी सीमावर्ती युद्ध में वह मारा गया, या शासक था या कोई सरदार था, यानी इतना मिलता है एक शासक या सरदार था, यानी कोई था कुलीन व्यक्ति। किसी सीमावर्ती युद्ध में वह मारा जाता है और उसके बाद उसकी माँ जो है वो अपने गर्भ में चंद्रगुप्त को लेकर अपने भाई के यहाँ पुष्पपुर चली जाती है। पुष्पपुर पहुँचती है अपने भाई के यहाँ चंद्रगुप्त की माँ, और वहाँ पर इस पुत्र को इसको जन्म देती है। लेकिन वो उसे चंद्रगुप्त की माँ इस नवजात शिशु को ओखल में रख के छोड़ देती है और उसको चंद्रगुप्त नाम का कोई व्यक्ति इसकी रक्षा करता है, जिसे यानी ग्रंथों में, जैन बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त रक्षित कहा गया है। चंद्रगुप्त रक्षित यानी चंद्रगुप्त द्वारा की गई रक्षा। इस बच्चे की चंद्रगुप्त रक्षित कहने के कारण या चंद्रगुप्त द्वारा रक्षा करने के कारण उसका नाम ही चंद्रगुप्त रख दिया गया। और आगे चलकर ये चंद्रगुप्त से ये बच्चा शिकारी के यहाँ चला गया और शिकारी के यहाँ जाकर ये भेड़ बकरियों, गायों या बैलों को, पशुओं को चराता था। वहाँ पर ये चराता था, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शिकारी जहाँ बैल पशु चराता था ये बहुत निम्न स्तर पर जीवन जीता था। चंद्रगुप्त वहाँ रहता था। हो सकता है जस्टिन ने उसकी जो आर्थिक स्थिति या उसकी जो दयनीय स्थिति थी उस स्थिति को देखते हुए निम्न स्तरीय बता दिया, क्योंकि शिकारी की जो स्थिति थी वो निम्न स्तरीय ही थी, ना कि निम्न वर्णीय। और अगर निम्न वर्णीय शिकारी होगा भी तो चंद्रगुप्त उसका वैध पुत्र नहीं था। चंद्रगुप्त का जन्म या उसका पिता तो कोई और ही था। खैर, कुछ भी हो, हम देखते हैं यानी यहाँ पर जस्टिन थोड़ा भ्रमित हुआ दिखाई देता है, और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो काफ़ी कुछ सही भी लिखता है कि वो निम्न स्तर पर वो जीवन जीता था। उस आधार पर उसने निम्न स्तरीय बताया। उसे नहीं मालूम था कि चंद्रगुप्त का जन्म कहीं और हुआ है। दूसरा, हम साक्ष्य मेगास्थनीज को लेते हैं। मेगास्थनीज जब भारत में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है, वो 14-15 वर्ष तक भारत में रहता है। और 14-15 वर्ष तक भारत में रहने के पश्चात भी 14-15 वर्ष तक भारत में रहने के पश्चात भी उसने भारतीय समाज को बहुत करीब से देखा, और करीब से देखा, लोगों को देखा, उनकी रीति रिवाजों को समझा, उनके राजनीतिक यानी सिद्धांतों को देखा, सब कुछ देखा। उसके बावजूद यानी उसने मौर्य दरबार में जो इंडिका लिखी, उस इंडिका में जो संस्मरण दिए गए हैं या जो विवरण दिए गए हैं वो वास्तव में कहीं कहीं वो भ्रमित हुआ दिखाई देता है। यानी वो कह सकते हैं वो विदेशी भारतीय समाज को ठीक से समझ नहीं पाया। मैं दो एक उदाहरण रखना चाहूँगा, क्योंकि इंडिका में मेगास्थनीज लिखता है कि क्या लिखता है कि लिखता है भारत में 7 जातियाँ थीं। वो जो जातियों के नाम बताता है वो भारतीय समाज में बिल्कुल कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाता, यानी 7 जातियों का उल्लेख करता है, बिल्कुल यहाँ भ्रमित हुआ दिखाई देता है। उसके साथ साथ वो ये एक अपने ग्रंथ में और कहता है, वो कहता है भारत में अकाल नहीं पड़ते, यानी मौर्यों के समय में चूँकि था उस समय कोई अकाल नहीं पड़ा था, अकाल नहीं पड़ते। ये भी उसका जो स्टेटमेंट है इंडिका में वो गलत है, क्योंकि भारत में अकाल पड़े थे, मौर्यों के समय में पड़े थे। और इसका प्रमाण अशोक के अभिलेख शाहगौरा और महास्थान स्तंभ लेख में स्पष्ट प्रमाण मिलता है। अकालों का या दुर्भिक्ष वहाँ पड़े थे, इन दोनों अभिलेखों में उसका प्रमाण मिलता है। उसके साथ साथ कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें भी अकाल पड़ने का प्रमाण दिया गया है। यहाँ पर भी हमें मेगास्थनीज भ्रमित हुआ दिखाई देता है। तीसरा एक और कारण
हम आपको बता रहे हैं कि मेगस्थनीज लिखता है अपनी इंडिका में कि भारत में दास नहीं होते। ये भी उसका बिल्कुल झूठ यानी हमें भीड़ में दिखाई देता है। यहाँ भी ये झूठा एक स्टेटमेंट देता है, क्योंकि भारत में दास थे और कई प्रकार के दास थे। इनका वर्णन कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में करता है और अशोक के अभिलेखों में भी इनका उल्लेख आता है। तो मित्रों, इस आधार पर कहते हैं कि वास्तव में विदेशी किसी अन्य समाज में कहीं कितना ही चला जाए, कितना ही समझे, लेकिन वो मूलतः उस समाज को नहीं समझ सकता। इसीलिए जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को हम्बल ओरिजिन बताया है। निश्चित रूप से वो एक भ्रमित हुआ है और एक तरीके से देखें तो वो काफ़ी कुछ सही भी है, क्योंकि जहाँ वो पल रहा था वास्तव में वो निम्न स्तरीय था। लेकिन अगर चंद्रगुप्त निम्न स्तर में पैदा हुआ होता तो वास्तव में उसमें राजसी गुण नहीं होते, क्योंकि चंद्रगुप्त जब उस शिकारी के यहाँ बैल चराता था, पशु चराता था, भेड़ बकरियों को चराता था, तो उस समय वो अपने बैल चराने वालों के साथ खेलता था। एक बार चंद्रगुप्त रात मिट्टी के ढेलों का मिट्टी का एक सिंहासन बनाकर राजा बनकर न्याय कर रहा था। वहाँ से चाणक्य निकल रहा था। चाणक्य ने उसकी बात पढ़ता और न्यायिक क्षमता देखी, उसकी बुद्धिमत्ता को देखा। चाणक्य प्रभावित हो गया और चाणक्य ने उस शिकारी से चंद्रगुप्त को 1000 कसाणपन में खरीद लिया। उस समय कसाण पर सिक्का चलता था और उसको अपने साथ ले गया, उसको शिक्षित दीक्षित किया। इसका अर्थ होता है अगर चंद्रगुप्त निम्न स्तर में पैदा होता तो उसमें राष्ट्रीय गुण भी नहीं होते, यानी तीव्र बुद्धि, राष्ट्रीय गुण एक ऐसे व्यक्ति में हो सकते हैं जो उस वातावरण में पला हो। तो इस तरह से हम देखते हैं एक और लेखक हमें दिखाई देता है जो मौर्यों के विषय में कुछ बताते हैं। उनका नाम है डॉक्टर B.A. स्मिथ। डॉक्टर B.A. स्मिथ यानी डॉक्टर विसेंट आर्थर स्मिथ। ये लिखते हैं मौर्यों की प्रशंसा में लिखते हैं कि मौर्यों के आगमन से भारतीय इतिहास में एक नवीन प्रकाश की किरण फैल गई। यानी मौर्यों के आगमन से भारतीय इतिहास में एक नवीन प्रकाश की किरण फैल गई और इन मौर्यों ने खंड खंड भारत को अखंड बना डाला। इस तरह से मौर्य एक शासक न रहकर, एक मात्र राजा न रहकर वो सम्राट बन गए, सम्राट कहलाने के अधिकारी हो गए। दोस्तों, हम आपको बता दें ये कार्य कोई निम्न स्तर का व्यक्ति या सामान्य राजा नहीं कर सकता, या निम्न वर्णीय शासक शायद इसको करना उस समय के दौर में बड़ा असंभव सा दिखता है। निश्चित रूप से ये कार्य कोई क्षत्रिय ही शासक कर सकता है, कुछ भी हो। लेकिन विसेंट आर्थर स्मिथ मौर्य वंश के जो शासक कोई तुलना कर मतलब प्रशंसा करता है, मौर्यों के शासन को एक तरह से वरदान भारतीय इतिहास में बताता है। दोस्तों, अब हम आपको आते हैं चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के संदर्भ में। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कुछ स्रोतों में चाणक्य को यानी चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज यानी इसका मतलब हुआ कि चाणक्य भी क्या मौर्य था, लेकिन हम इस बात से पूरी तरह से असहमत हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें ब्राह्मण साहित्य और यूनानी साहित्य पूरी तरह से इस बात से असहमत है, यानी उसके इन स्रोतों में, ब्राह्मण साहित्य में, यूनानी स्रोतों में चाणक्य के प्रारंभिक जीवन से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, चाणक्य के प्रारंभिक जीवन से संबंधित जानकारी हमें केवल बौद्ध और जैन साहित्य से मिलती है, इसीलिए हमें इन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कुल मिलाकर हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के आधार पर हम पाते हैं वहाँ पर चंद्रगुप्त को यानी चाणक्य को ब्राह्मण बताया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं महावंश की एक टीका है जिसका नाम वंशस्य प्रकाशिनी, यानी महावंश की टीका वंश, ये बौद्ध ग्रंथ है कि टीका वंशस्थ प्रकाशिनी। इस टीका में यानी चाणक्य के बचपन की पूरी जानकारी समाहित भरी हुई है। यानी इसमें बताया गया है महावंशस्थ प्रकाशिनी में कि चाणक्य का वर्णन इसमें है और ये बताया गया है कि चाणक्य तक्षशिला के पास चाणक्य नामक गांव में पैदा हुआ था। क्योंकि चाणक्य नामक गांव में पैदा होने के कारण उसका नाम चाणक्य पड़ा। और यही नहीं, उसमें ये भी बताया गया है चाणक्य चूँकि चाणक्य गांव में पैदा हुआ और यहाँ पर एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। इसमें आगे बताया गया है कि चाणक्य त्रिवेदज्ञ, शास्त्र संगत, मंत्र विद्या का विशेष ज्ञाता था और प्रख्यात नीतिज्ञ था। नीतिज्ञ यानी नीति को जानने वाला था।
वह कुटिल बुद्धि उसकी थी, यानी कुटिल तीव्र बुद्धि था। कुटिल बुद्धि के कारण उसका नाम यानी चाणक्य का नाम कौटिल्य पड़ गया। बताते हैं एक बार चाणक्य की माँ ने देखा कि उसके दांतों को देखा तो वह रोने लगी। चाणक्य ने पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा बेटा तेरे दांतों को देख कर ऐसा लगता है तेरे भाग्य में राजत्व लिखा है, और जिस दिन तुझे ये प्राप्त हो जाएगा तो राजत्व सुख में तू भूल जाएगा। इस पर चाणक्य ने उत्तर दिया, माँ कौन से दांत में राजत्व दिखता है? उसने इशारा किया, ऐसा कहानी में दिया गया है कि चाणक्य ने उस दांत को ही तोड़ डाला। कुछ भी हो, लेकिन इन स्रोतों से ये तो साफ दिखता है कि चाणक्य तक्षशिला के पास सड़क गांव में पैदा हुआ था, एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। एक और ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, जिसका नाम है सुकबोधा में भी यानी चाणक्य से संबंधित हमको जानकारी मिलती है। यानी हमको क्या जानकारी इसमें बताया गया है कि चाणक्य का पिता ब्राह्मण था, परंतु वह बाद में जैन हो गया, यानी जैन धर्म को अपना लिया। वह चाणक्य क्योंकि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन इसमें भी ये उस बात को दोहराया गया है जो महावंश की टीका में दोहराया गया है। इसमें कहा गया है कि चाणक्य जब पैदा हुआ था तो उसके मुंह में दंत पंक्ति थी, यानी दांत थी। क्योंकि लोग ये देख कर आश्चर्यचकित हो गए, तो किसी जैन भिक्षु ने बताया ये बच्चे के जीवन में आगे चलकर राजत्व सुख लिखा है, यानी आगे चलकर ये राष्ट्रीय ठाकुरवासी जिएगा। यानी सुखबोधा के बाद हम जैन ग्रंथों की ओर आते हैं। जैन ग्रंथों में एक परिशिष्ट परमन ग्रंथ का नाम आता है जो जैन मतावलंबियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जैन ग्रंथ। यानी एक आता है परिशिष्ट परमन, ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जैनियों का। इसमें और एक और आता है आवश्यक सूत्र, ये दोनों जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। इनमें भी बताया गया है कि चाणक्य का जन्म चणक नामक गांव में हुआ था। इसके साथ साथ एक और जैन ग्रंथ है जिसे हम कहते हैं बृहत कथा मंजरी। ये भी एक जैन ग्रंथ है, इसमें थोड़ी अलग जानकारी दी गई है। यानी बृहत कथा मंजरी में बताया गया है चाणक्य का पैतृक स्थान पाटलिपुत्र था और पिता का नाम कपिल हुआ करता था। यानी इसमें बताया गया चाणक्य की शादी भी हुई और उसकी पत्नी का नाम यशोमती था। कुल मिलाकर हम देखें तो हमें महावंश से जो जानकारी मिलती है उसमें एक श्लोक दिया गया है, उससे दोनों रहस्य खुल जाते हैं। कौन सा रहस्य? एक तो चाणक्य ब्राह्मण था इसका, और दूसरा चंद्रगुप्त क्षत्रिय था। इन दोनों का वर्णन महावंश में दिया गया है, जो इस प्रकार रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। लिखा है मौर्यन खत्यानम वसे जातम धर्म चंद्रगुप्तोसी पंच जातम चाणक्य जम्बू द्वीप ही रज्य समा शिशि सोची। अर्थात इसमें लिखा है दो चीज़ें महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली है। मौर्यन खत्यानम वसे जातम धर्म, यानी इस धर्म पृथ्वी पर, धर्म धरती पर, यानी क्षत्रिय नाम की मौर्य जाति बसती है। एक आगे कहा गया है यानी चाणक्य को ब्राह्मण तत्व, यानी चाणक्य ब्राह्मण है। तो इससे साफ साफ हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त जो थे मौर्य वो क्षत्रिय थे और चाणक्य ब्राह्मण था, यानी चाणक्य ब्राह्मण था। हम आपको बता दें यानी चाणक्य ब्राह्मण था, लेकिन एक अन्य तथ्यों से भी हमें जानकारी मिलती है। चाणक्य अर्थशास्त्र में साफ साफ कहता है, वो कहता है कि राजत्व पर अधिकार क्षत्रियों का ही है, यानी राजा क्षत्रिय ही हो सकता है। और चाणक्य वर्ण व्यवस्था का पक्का समर्थक था, यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पक्का अनुयायी था। अगर मौर्य होता या चंद्रगुप्त का भाई होता तो शायद इतना कट्टरवादी विचार उसके अर्थशास्त्र से हमें प्राप्त नहीं होते। इन सब तथ्यों से हमें पता लगता है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज नहीं था, ना ही अर्थात वह मौर्य नहीं था, वह एक ब्राह्मण था। और उसके विषय में जैसे हमें जानकारी मिलती है, उसके तमाम श्लोकों, उसके तमाम वार्तालाप, इन सब चीज़ें यही सिद्ध करती हैं कि चाणक्य वो मौर्य नहीं बल्कि एक ब्राह्मण था। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम ब्राह्मण साहित्य का विश्लेषण करेंगे, ब्राह्मण साहित्य के आधार पर चंद्रगुप्त जाति का उल्लेख करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में जैन
और बौद्ध के साहित्य के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य की जाति का निर्धारण, और उससे लास्ट की वीडियो जो होगी उसमें केवल निष्कर्ष ही होगा। इस तरह से हम चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सटीक पूरी जानकारी विस्तार से पा जाएंगे, और उसके बाद आपको कहीं उसके विषय में जानने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर जानेंगे भी, पढ़ेंगे भी कहीं, तो इन्हीं का विवरण आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।